नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र झारखंड की चुनावी तारीखों के लेकर कई दिनों से सस्पेंस आज खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 48 विधानसभा सीटों पर और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को 145 सीटें चाहिए। इस वक्त महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। वहीं झारखंड की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा की 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 42 सीटें चाहिए। इस वक्त झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, यानी एक राज्य में बीजेपी के समर्थन से सरकार है तो दूसरे राज्य में कांग्रेस के समर्थन से सरकार है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद एक बार फिर से तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। चुनाव का क्या शेड्यूल है और क्या है राजनीतिक दलों की तैयारी, ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। बॉलीवुड फिल्मों में जितने ट्विस्ट और एंगल होते हैं, वैसे ही पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में ट्विस्ट और एंगल देखने को मिलता है। दोस्ती में दरार, नया याराना, बगावत, भारी भरकम डायलॉगबाजी, यानी एक्शन इमोशनल से भरपूर महाराष्ट्र की राजनीति है। 2024 की विधानसभा चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उठक पटक चल रही है और इस चुनावी मैदान में बीजेपी कांग्रेस तो वैसी है, लेकिन शिवसेना एनसीपी के दो गुट हो चुके हैं। 2019 के मुकाबले इस बार महाराष्ट्र की सियासत उसके किरदार बदले नजर। इसमें मुद्दे वोटर्स से लेकर राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा तक शामिल है और यह पहली बार हो रहा है जब महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियों के बीच चुनाव का मुख्य मुकाबला होना है। इन 5 सालों में महाराष्ट्र की सियासत में क्या बदलाव हुआ, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। झारखंड में पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार दोनों राज्यों में 2 चरणों में मतदान होगा। झारखंड के चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच है और इस वक्त झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार झारखंड में वापसी करने के लिए बेकरार है। हरियाणा में जीत के बाद से बीजेपी ने अब झारखंड में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो इंडिया गठबंधन भी इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि झारखंड की सियासत में इन 5 सालों में काफी बदलाव आया है। 2024 के झारखंड चुनाव में 2019 के मुकाबले अलग है और अलग क्या होगा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद अब बारी महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की है। इन दोनों राज्यों में चुनावी जंग का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही विधानसभा लोकसभा के लिए उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया है। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर एक चरण में चुनाव होंगे, तो झारखंड में 81 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे और इसके अलावा 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी 2 फेज में होगा। यानी चुनाव के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच
मुकाबले का मंच तैयार हो चुका है। हरियाणा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी का जोश आई है, तो इंडिया गठबंधन नई सरकार के साथ चुनावी मैदान में है। और इस वक्त महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको राजनीतिक दलों की रणनीति के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चुनाव का शेड्यूल मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस राज्य में, यानी झारखंड में, महाराष्ट्र में कब कब चुनाव होने हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। महाराष्ट्र में नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन 22 अक्टूबर से शुरू होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है। नामांकन की जांच की तारीख 30 अक्टूबर है। नामांकन वापसी की तारीख 4 नवंबर है और वोटिंग की तारीख 20 नवंबर को है और काउंटिंग 30 नवंबर को होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर झारखंड की बात करूं तो झारखंड में पहले फेज के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन 18 अक्टूबर से शुरू होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तक है। नामांकन की जांच की तारीख 28 अक्टूबर है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर झारखंड में है और वोटिंग की तारीख पहले फेज के लिए 13 नवंबर को होगी। यह झारखंड का है। और दूसरे फेज की अगर मैं बात करूं झारखंड के लिए, नोटिफिकेशन के साथ साथ नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर तक है, यानी नामांकन की जांच की तारीख 30 अक्टूबर है, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख जो है वो 1 नवंबर है और दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि 23 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड का रिजल्ट भी हम सबके सामने होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें केरल की वायनाड, महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मैं आपको उपचुनाव का शेड्यूल भी राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। वो भी स्क्रीन पर लाइए। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी और इन सभी उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा के चुनाव के नतीजों के साथ आएंगे। यानी इन तारीखों के साथ, ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट और पश्चिम बंगाल की वशीरहाट लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, क्योंकि इन दोनों सीटों के लिए इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। हाईकोर्ट मुकदमा लंबित होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखें घोषित नहीं की है और चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से ईवीएम पर उठ रहे सवाल को लेकर पूछा गया तो राजीव कुमार ने इसका जवाब दिया। वो क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या कुछ कह रहे हैं। जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, 2 बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें बाय द वे आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी। एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे।
तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में सियासी जोड़ घटाव की परवान पर साल 2019 के बाद बारी बारी से सत्तामय महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच कड़े मुकाबले के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि 2019 में बीजेपी और शिवसेना में सियासी तलाक होने के बाद से दोनों एक दूसरे के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। महाराष्ट्र में 2019 के बाद से 5 साल में 3 मुख्यमंत्री और 2 बड़ी ताकतवर और क्षेत्रीय पार्टियों में बगावत के साथ ही सियासत महाराष्ट्र में काफी बदली हुई। चुनाव से पहले मौजूदा हालात भी पहले से काफी अलग है। चुनाव के ऐलान के बाद फिलहाल महाविकास अघाड़ी बनाम महायुति मुकाबले में ज्यादा कौन दमदार है, यह मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभाएं हैं और इन मौजूदा सीटों का अगर गणित देखें तो सत्ता पक्ष यानी महायुति के 202 विधायक हैं। इसमें बीजेपी के 102, एनसीपी अजीत पवार गुट के 40, शिंदे शिवसेना के 38 और जो दूसरे सहयोगी दल हैं छोटे उसके 22 विधायक। वहीं विपक्ष में खड़े महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के 37, शिवसेना यूबीटी के 16, एनसीपी शरद पवार के 12 और जो दूसरे छोटे दल हैं उसकी 1 विधायक है। यानी महाविकास अघाड़ी के पास इस वक्त 66 सीटें महाराष्ट्र विधानसभा में अलग अलग वजहों से 15 सीटें फिलहाल खाली हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के गठबंधन यानी महायुति की सरकार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजों के मुताबिक यह सियासी सीन सोचा भी नहीं जा सकता। यानी 5 साल में महाराष्ट्र की सियासत काफी उतार चढ़ाव झेलते हुए पूरी तरीके से बदल गई है और 2019 के चुनाव के नतीजों के बाद से 5 साल में महाराष्ट्र में तीसरे गठबंधन की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी की सरकार सुबह होने से पहले बनी और फिर गिर गई। इसके बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी सरकार बनी। फिर शिवसेना में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नई सरकार बनी। यानी महाराष्ट्र में करीब 2.5 साल महाविकास अघाड़ी की सरकार रही तो 2.5 साल महायुति की सरकार रही। अब चुनाव के ऐलान के साथ ही दोनों गठबंधन के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए दोनों गठबंधन के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। महाराष्ट्र की सियासत में वो किस तरीके से अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। Happy that the Election Commission has announced the poll dates today. 20th November will be the polling and 23rd will be the counting. And I'm very sure that in Maharashtra we will, as the Mahayuti, consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well. And with the kind of good schemes, the good work and the development and the infrastructure which has been created in Maharashtra, the people will definitely want to go for development, good work. क्योंकि महाराष्ट्र में किसी भी हालत में सरकार बदलेगी। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो बनी है, मोदी, अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से जनता उसको खत्म कर देगी।
कोई समस्या नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी इंडिया ब्लॉक है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, 3 पार्टी जैसे लोकसभा में चुनाव लड़े वैसे विधानसभा में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। हाँ, पूरा समय दिया गया सरकार को अपने कामकाज निपटाने के लिए, घोषणाएं करने के लिए, चुनावी घोषणाएं करने के लिए पूरा समय दिया गया वो महाराष्ट्र में। और अंततोगत्वा जब बिल्कुल अंतिम मुहाने पर आकर के चुनाव का ऐलान किया गया, महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से तैयार है और भाजपा जानती है कि महाराष्ट्र में उसके हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। महाविकास आघाड़ी वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लोकसभा का नतीजा भी बिल्कुल ऐसा था कि सरकार लगातार भाग रही थी इलेक्शन से वहां, तो फाइनली करवाना पड़ रहा है। लोकतंत्र की यही ताकत है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2019 के मुकाबले इस बार महाराष्ट्र की सियासत काफी बदली हुई। इस 5 साल में न सिर्फ महाराष्ट्र में 2 नई पार्टियों ने जन्म हुआ, बल्कि इन 5 सालों में दोनों के विचारधाराओं में काफी ज्यादा बदलाव भी आया। क्योंकि 2019 में जब विधानसभा के चुनाव के हुए थे तो महाराष्ट्र में मुख्य तौर पर 4 पार्टियां थी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना मैदान में थी। लेकिन इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी पार्टियां भी मैदान में थी। लेकिन इस बार छोटी पार्टियों के अलावा मुख्य पार्टियों की तादाद में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। एनसीपी और शिवसेना 2-2 धड़ों में टूट चुके हैं, बट चुके हैं। और मौजूदा हालात में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत गुट के साथ, तो कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट के साथ है। एनसीपी शरद गुट मुख्य तौर से मैदान में है। इन 5 सालों में पार्टियों के विचारधाराओं में कैसे बदलाव आया है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। अब देखिए कि किस तरीके से ये बदलाव हुआ है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि 2019 से पहले चुनाव में कांग्रेस एनसीपी सेक्युलर थीम के साथ चुनाव मैदान में, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन हिंदुत्व और मराठा राजनीति की बदौलत हुआ और उस पर चुनाव लड़ा गया था। 5 साल बाद अब विचारधारा की लड़ाई में काफी बदलाव आ चुका है। बीजेपी एनसीपी अजीत गुट के साथ गठबंधन कर सेक्युलर का भी तड़का लगा रही है। और वहीं उद्धव ठाकरे के आने के बाद कांग्रेस से, एनसीपी से, शरद गुट से हिंदुत्व और मराठा मानस को भी साथ रहे। यानी इन 5 सालों में कांग्रेस ने भी अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया है। महाराष्ट्र में पहले राहुल गांधी खुलकर वीर सावरकर के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब कांग्रेसी सावरकर के खिलाफ नहीं बोल रहे। यानी कुल मिलाकर बदलते हुए सियासी माहौल में महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव किसी भी गठबंधन के लिए आसान होने वाला नहीं। वो चाहे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, दोनों ही गठबंधन के लिए इस चुनाव में कई बड़ी चुनौतियां सामने आने वाली। बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को अलग हुए राज्य के तौर पर अस्तित्व में आए झारखंड में भी अगली सरकार चुनने के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का बिगुल बक चुका है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 23 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही झारखंड में सियासी जोड़ घटाव शुरू हो गया है। झारखंड में इस वक्त महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सरकार है। इसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वामदल शामिल है। वहीं बीजेपी इस बार झारखंड में सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और झारखंड की सियासत में इन 5 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। झारखंड की सियासत में क्या बदलाव आया है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले
आपको चुनावी ऐलानों के बाद जो सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से दावे वादे किए जा रहे हैं वो आपको सुनवाना चाहिए। हम लोग चुनाव घोषणा एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना जल्दी हुआ उतना ठीक, लेकिन झारखंड के लिए 2 फेज करके समय जो है वो हाथ पैर हम लोग का बांधने का काम किया। कांग्रेस की तैयारी तो निश्चित तौर पे है। हम लोगों तो ऑलरेडी एक राउंड जो सीट हम लोग लड़े थे उन सीटों पे हम लोग काम कर चुके हैं। देखिए, आज चुनाव आयोग ने तिथि घोषणा की है और तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। जुबा ठगे गए हैं, महिलाओं को एक तरीके से ये कहा जाए कि प्रलोभन चुनावी दृष्टि से दे करके खुद को फिर से सत्ता में आने का एक नापाक इरादे दिख रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि झारखंड चुनाव में पिछली बार बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन सत्ताधारी दल के तौर पर चुनाव मैदान में उतरा था और इस बार के चुनाव से पहले सूबे में यानी झारखंड में सत्ता की बागडोर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक के हाथों में। एंटी इनकम्बेंसी तब बीजेपी को लेकर थी जो इस बार हेमंत सरकार के खिलाफ होगी। और दूसरा बड़ा सियासी बदलाव यह है कि इस बार के चुनाव में पिछली बार की चौथे नंबर वाली पार्टी झाविमो का नाम निशान नदारद होगा। बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी झाविमो का बीजेपी में विलय कर दिया था। बाबूलाल मरांडी फिलहाल झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। 2019 में बीजेपी में वो चेहरा रहे रघुवर दास फिलहाल एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा की राज्यपाल भी हैं, यानी महाराष्ट्र की तरह ही झारखंड में भी इस बार की सियासत काफी ज्यादा बदली सी नजर आती है। और बीजेपी इस बार झारखंड में वापसी के लिए बेकरार है। हरियाणा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का जोश काफी ज्यादा हाई है। इन दोनों राज्यों में कौन बाजी मारता है इस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर तो है, लेकिन इसके अलावा राज्य में रहने वाले लोग चाहे वो महाराष्ट्र के हों चाहे वो झारखंड के हों, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके राज्य में विकास हो और इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपना रही हैं। आने वाले वक्त में इन दोनों राज्यों में किसकी सरकार होगी इस पर हम जरूर नजर रखेंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।